दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड 7 पेशकश मीरे कारवा। मेरे लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने डार्लिंग की बुकिंग क्यों नहीं कराई थी या ये कि मेरा टिकट बनवाते हुए उसने वजह की बजाय वजदान क्यों लिखवा दिया था। मुझे तो किसी भी कीमत पर फिलहाल वापस कराची नहीं जाना था, लिहाजा इन अमूर की कोई अहमियत नहीं थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम टहलते हुए मेन माल रोड शाहराह कायदे आजम पर पहुंच गया और उसी वक्त मुझे चौंक जाना पड़ा। मेरे करीब ही एक नीली शैरट तेजी से मुड़कर होटल के मेन गेट की जानिब बढ़ी थी। वो गाड़ी बिल्कुल न्यू ब्रांड थी, मेरी नीली शैरट की तरह, मगर मेरे चौंकने का सबब वो नीली शैरट नहीं बल्कि उसमें मौजूद हस्ती थी। यकीनन उसकी नजर मुझ पर नहीं पड़ी थी, वरना टायरों की चिरचिराहट फिजा में जरूर बुलंद होती। उस गाड़ी में 2 लड़कियां मौजूद थीं। एक ने स्टीयरिंग संभाल रखा था और दूसरी पैसेंजर सीट पर बराजमान थी, और मैं उसी चेहरे को देखकर हैरान हुआ था। वो सदफ थी। सदफ कदम कदम पर मुझे हैरानगी में डाल रही थी। लगभग 5 घंटे पहले मैंने उसे शादमान कॉलोनी के चाइना चौक पर ड्रॉप किया था। बालफाजे दीगर मैंने बामुश्किल उससे अपनी जान छुड़ाई थी, लेकिन ये मेरी खाम ख्याली थी। वो तो अब भी मेरे पीछे पड़ी नजर आती थी। इस होटल तक उसकी आमद हाली अज इल्लत नहीं हो सकती थी। मुझे ताजुब इस बात पर था कि इतनी जल्द उसने मेरा सुराग क्यों कर लगा लिया। एक लम्हे को मेरे जी में आई मैं चुप चपाते वहां से खिसक लूं। सदफ ने मुझे वहां खड़े नहीं देखा था। दोबारा होटल जाने का मेरा कतन कोई इरादा नहीं था। सदफ से जान छुड़ाने का इससे मौजू मौका और कोई नहीं हो सकता था। दूसरे ही लम्हे मेरे जहन ने इसकी नफी कर दी। मैंने सोचा इस तरह भागने से कुछ हासिल नहीं होगा, वो फिर किसी न किसी रास्ते से मुझ तक पहुंच जाएगी। मैंने फैसला कर लिया कि इसका प्रॉब्लम मालूम किया जाए और अगर मुमकिन हो तो इस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश की जाए। इस तरह की आंख मचोली को फरोग देने से कोई खतरनाक सूरत-ए-हाल जन्म ले सकती थी। बाज़-औक़ात मुताक़ब का ताक़ुब करने से भी मसला हल होता है। मैं वहीं खड़े होकर नीली शैरट का इंतजार करने लगा। 15 मिनट के बाद मेरा इंतजार रंग ले आया। वो होटल में अपनी तफ्तीश के बाद वापस आ रही थी। मैंने शैरट के अपने करीब पहुंचने से पहले ही हाथ के इशारे से सदफ को अपनी जानिब मुतवज्जा किया। मेरा इशारा उस तक पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक खुशगवार चमक नमूदार हुई। उसे ड्राइविंग सीट पर मौजूद अपनी साथी की जानिब देखते हुए कुछ कहा। वो भी दिलचस्प नजर से मुझे ही देखने लगी। सदफ की आवाज तो मुझ तक नहीं पहुंच सकी थी, अलबत्ता अगले ही लम्हे नीली शैरट मेरे पहलू में आकर एक झटके से रुक गई। सदफ ने शीशा गिराकर बड़ी ही सूरत से सर बाहर निकाला और बड़ी ही इस्तरारी लहजे में बोली, मिस्टर अछरवी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसके तंज में शरारत पिन्हा थी। मैंने एक भरपूर नजर ड्राइविंग सीट वाली पर डाली, फिर सदफ की तरफ देखते हुए कहा, यही सवाल मैं तुमसे भी कर सकता हूँ। चाइना चौक वाली इस होटल में क्या करने आई थी? उसके साथ ही मैंने मज़कूरा अजीम होटल की जानिब इशारा भी कर दिया। सदफ ने दरवाजा खोल दिया, फिर जेरे लब मुस्कुराते हुए बोली, वजदान अंदर आ जाओ। यूं लबे सड़क खड़े होकर सवाल जवाब करना अच्छा नहीं लगता। मैं दरवाजा खोलकर शैरट की अकबी आरामदेह सीट पर बैठ गया। डार्लिंग को भी मैंने अपने साथ ही बिठा लिया था। सफरी बैग मेरे कदमों में पड़ा था। मैं ड्राइवर के पीछे और डार्लिंग सदफ के अकब में थी। दूसरे ही लम्हे शैरट एक झटके से आगे बढ़ी और शाहराह कायदे आज़म के सैले आब ट्रैफिक में शामिल हो गई। सदफ ने मुझे मुहातिब करते हुए कहा, वजदान, ये मेरी कजन नादिया है, मेरे मामू की इकलौती बेटी। जैसे मैं इकलौती हूँ, हम में बहुत सी चीजें मुश्तरक हैं, इसलिए हमें बड़ी ही अंडरस्टैंडिंग भी है, माशाल्लाह। मैंने जवाबन बस इतना ही कहा। उसका बेदरेक मुझे वजदान कह के मुहातिब करना जाहिर कर रहा था कि वो अपनी धुन की पक्की थी। वो अपनी कजन से कह रही थी कि नादिया, मैं तुम्हें वजदान और इसकी डार्लिंग के बारे में तो तफसीलन बता ही चुकी हूँ, देख लो, मैं इन्हें ढूंढ निकालने में कामयाब हो ही गई। नादिया ड्राइविंग को जारी रखते हुए बोली, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है सदफ, ये तो एक इंसान और एक जानवर का केस था। तुमने मेरा सुराग किस तरह लगाया सदफ? मैंने दिलचस्पी लेते हुए कहा। वो बोली, ये कहानी बहुत ही तवील है, मुख्तसरन इतना जान लो कि मैंने इस टैक्सी का नंबर अपने जहन में नोट कर लिया था जो हमें एयरपोर्ट से लेकर आई थी, और ये कि नादिया के डैडी औरंगजेब खान मेरे मामू डीएसपी ट्रैफिक हैं। अब इससे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। टैक्सी का सुराग लगाने के बाद मुझे मालूम हो गया कि तुम इस होटल में पहुंचे थे। मैं नादिया के साथ यहाँ आ गई, फिर होटल के अंदर तो नहीं, अलबत्ता होटल के बाहर ही तुमसे मुलाकात होगी। होटल वालों ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया है?
انہوں نے کہا ہے کہ مسٹر وجی سیر تفریح کے لیے ہوٹل سے باہر گئے ہیں، جیسے ہی واپس آئیں گے انہیں میرے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی، تم اس ہوٹل کے سوٹ نمبر 208 میں ٹھہرے ہوئے ہو اور مذکورہ سوٹ میں تمہارا قیام 2 روز کا ہے، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہ لڑکی شرلاک ہومز کی حالہ ثابت ہو رہی تھی۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم نے مجھے تلاش نہیں کیا بلکہ میں خود تمہارے ہاتھ آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ میری طرف گردن گھماتے ہوئے بولی، کیا تم اس ہوٹل میں نہیں ٹھہرے ہوئے؟ کیا ہوٹل والوں نے مجھ سے غلط بیانی کی ہے؟ میں نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، ہوٹل والوں نے تمہیں مس گائیڈ نہیں کیا، ان کی فراہم کردہ معلومات بالکل درست ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اب حالات بدل چکے ہیں۔ حالات میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہی کہ میں نے وہ ہوٹل چھوڑ دیا ہے، میں نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، اور اگر میں تمہیں خود اشارہ نہ کرتا تو تم میری گرد کو بھی نہیں پا سکتی تھی۔ مگر ہوٹل والے تمہارے چیک آؤٹ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ میں نے کہا نا، ان کی معلومات اب پرانی ہو چکی ہیں۔ وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کہیں تم مجھے ایک مرتبہ پھر الو بنانے کے چکر میں تو نہیں؟ اللہ نے تمہیں ایک پرکشش اور حسین لڑکی بنایا ہے، میں نے فراخ دلی سے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں الو بنانے والا کون ہوتا ہوں؟ اب تک تم متعدد بار مجھے بیوقوف بنا چکے ہو، وہ شکایتی لہجے میں بولی۔ وجی، اچھرا، جیولری کی دکان، انارکلی وغیرہ وغیرہ، یہ سب کیا ہے وجدان؟ میں نے گمبھیر آواز میں کہا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں تو مجھے بتا دو کہ اس ملک کے اور کون کون سے بڑے لوگوں سے تمہاری رشتہ داری یا تمہارے ڈیڈی کی شناسائی ہے؟ کراچی ایئرپورٹ پر ذوالفقار زیدی نے تمہاری سفارش نما ضمانت دی اور یہاں پہنچتے ہی ڈی ایس پی ٹریفک تمہارے ماموں نکل آئے۔ نکل نہیں آئے، نادیہ نے پہلی مرتبہ ہماری گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ میرے ڈیڈی پہلے صدف کے ماموں ہیں اور بعد میں ڈی ایس پی ٹریفک۔ صدف نے تم سے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ میں نے نادیہ سے کہا کہ تم تو مجھے ہاسی معقول لڑکی دکھائی دیتی ہو، یہ تمہاری کزن کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیوں ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئی ہے؟ اسے تو اپنی میڈیکل کی موٹی موٹی کتابوں میں سر کھپانا چاہیے۔ اس نے ہاں پی ایچ ڈی کے لیے مجھے کیوں منتخب کر لیا؟ آخر میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ میں وجی ہوں یا وجدان، اس سے کیا مطلب؟ کسی نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، صدف نے سنجیدگی سے کہا۔ تم خود کو وجدان تسلیم کر لو، میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گی۔ اگر تمہارا مطالبہ یہیں تک ہے تو چلو، میں وجدان ہوں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ اتنی آسانی سے جان چھوٹ سکتی ہے تو ایک جھوٹ بولنے میں کوئی قباحت نہیں۔ میں وجی ہوں، وجی ہی رہوں گا، ایک جھوٹ سے وجدان نہیں بن جاؤں گا۔ صدف کی گردن میری ہی جانب مڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں کی گہرائی ناپتے ہوئے کہا، کہو، اب تو تمہاری تسلی ہو گئی۔ صدف تفتیشی نظر سے مجھے ٹٹولتی رہی۔ نادیہ نے کہا، مسٹر وجدان، بات دراصل یہ ہے کہ صدف بہت ہی متجسس لڑکی واقع ہوئی ہے۔ مجھے یاد ہے اس نے زندگی میں کبھی ہار کا منہ نہیں دیکھا۔ اسے اپنے مشاہدے پر اندھا اعتماد ہے۔ اس نے کچھ عرصے پہلے تمہیں جے پور انڈیا میں دیکھا تھا، یعنی اخبارات میں تمہاری تصاویر دیکھی تھی اور تمہارے کارناموں کے تذکرے پڑے تھے۔ اسے 100% یقین ہے کہ تم وہی وجدان ہو، لیکن تمہارا مسلسل انکار اس کے مشاہدے کی نفی کر رہا ہے، جو صدف کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب تک یہ تمہیں وجدان ثابت نہیں کر لے گی، چین سے نہیں بیٹھے گی۔ میں نے اس کی قوت مشاہدہ کے بہت سے نمونے دیکھے ہیں، لیکن یہ تو بلا وجہ کی ضد ہوئی۔ میں نے چڑھ کر کہا، اس کا مشاہدہ کیا ہوا؟ کوئی حدیث شریف ہو گئی جو کسی بھی صورت غلط نہیں ہو سکتی؟ میرے خیال میں تو اسے میڈیکل چھوڑ کر پولیس کے انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ میں چلے جانا چاہیے، یہی شعبہ اسے سوٹ کر سکتا ہے۔ اگر یہ ڈاکٹر بن گئی تو صحت مند افراد کے اندر وہ بیماریاں بھی ڈھونڈ لے گی جو تاحال دریافت نہیں ہوئی۔ نادیہ نے کہا کہ وہ اپنے شک میں بڑی حد تک حق بجانب بھی ہے۔ تمہارے متعدد جھوٹ اور پھر اس لگژری ہوٹل کے عالی شان سوٹ میں قیام سے ثابت ہوتا ہے کہ تم اچرا جیسے مڈل کلاس علاقے میں رہنے والے وجی نہیں ہو سکتے۔ وہاں رہنے والے بیشتر افراد کی ماہانہ آمدنی اس ہوٹل کے 2 روزہ قیام کے اخراجات سے بھی کم ہوتی ہے۔ وہ دونوں مجھے بری طرح گھیر چکی تھیں۔ میں نے صدف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تو میں خود کو وجدان تسلیم کر چکا ہوں، تمہارے تجسس کی تسکین ہو گئی؟ وہ مجھے کھوجتی ہوئی نظر سے دیکھتے ہوئے بولی، وجدان، تم بہت ہی پراسرار ہو، اور تمہاری طرح تمہاری ڈارلنگ بھی عجوبہ روزگار ہے۔ میں اس کے چمتکار کی گواہ ہوں۔ کراچی ایئرپورٹ پر صبح اس نے جس نوعیت کا ہنگامہ کھڑا کیا تھا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ میرے اندر سے کوئی چیخ کر کہہ رہا ہے، تم وہ نہیں ہو جو نظر آتے ہو۔ اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ میں نے کہا، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہوگا لیکن مجھے پڑتا ہے۔ وہ بغور میرے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولی، میں تمہارے اصرار کو کھول کر رہوں گی۔
मेरे अंदर का तजस्सुस का मादा कूट कूट कर भरा हुआ है। आखिरी जुमला उसने एक अदा से किया तो मेरे जी में आई कि कह दूं तुम्हारे अंदर तो बारूद कूट कूट कर भरी होती है। तुम कहीं से डॉक्टर नहीं लगती हो। डॉक्टर तो एक मसीहा होता है, दुख दर्द की दवा करता है। तुम तो अपने आतिशफशानी अंदाज से होशो खर्द पर बिजलियां गिराती हो और दिलो दिमाग को तहबाला करके रख देती हो। लेकिन ये हालात मेरी सोच तक महदूद रहे। मैं इन्हें अल्फाज के कालम में ना डाल सका, सिर्फ इतना कहकर रह गया, मुझे और भी बहुत से काम है, अब मैं इजाजत चाहूंगा प्लीज। सदफ ने मानी है इस लहजे में कहा, तुमने नीम दिली या बददिली से खुद को तस्लीम किया है। वजदान की हैसियत से इकरार करने का मतलब यही है कि तुम कुछ अरसे कबल पिंक सिटी जयपुर में मौजूद थे और अपने दोस्त ठाकर भानोद सिंह की मदद से तुमने वहां के पंडितों और पुजारियों की ईंट से ईंट बजा कर रखी थी। क्या तुम इस दुश्मनी पर कुछ रोशनी डालोगे? मैं तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करने का पाबंद नहीं हूँ, मैंने मसनूई रुखाई से कहा। वो बोली, चलो इतना ही बता दो, पाकिस्तान में किस मिशन पर आए हो? मैंने कहा ना कि मैं अब तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। चलो सवाल का जवाब ना दो, मगर इतना तो करो कि जब तक मैं लाहौर में हूँ तुम मुझसे राब्ते में रहोगे। वो मुफाहमाना अंदाज में बोली। मैंने पूछा, तुम मुझसे टच में क्यों रहना चाहती हो? तुम्हारे बारे में जानने के लिए मेरे अंदर बेपनाह तजस्सुस है। तुम अपने तजस्सुस को स्टडी में इस्तेमाल करो तो तुम्हारे लिए ज्यादा मुफीद रहेगा, मैंने मशवरा दिया। मेडिकल की एक स्टूडेंट को इस किस्म के फजूल कामों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, और वो भी ऐसे स्टूडेंट के जिसका फाइनल ईयर चल रहा हो। 1 साल बाद तुम डॉक्टर बनने वाली हो, तुम्हें अपने प्रोफेशन पर तवज्जो देनी चाहिए। वो बेपरवाही से बोली, मेडिकल में तो मुझे पापा ने फंसा दिया है, पता नहीं मैं हर साल किस तरह पास हो जाती हूँ। वैसे मैंने फैसला कर लिया है, डॉक्टर बनने के बाद प्रैक्टिस नहीं करूंगी। फिर क्या करोगी? मैंने तेज लहजे में दरियाफ्त किया। वो बोली, घूमूंगी फिरूंगी, सैर सपाटा करूंगी। मुझे मोहमजोई से भरपूर जिंदगी पसंद है, जैसी जिंदगी तुम गुजार रहे हो। तुमने तो खोता ही खूह में डाल दिया, मैंने अफसोसनाक अंदाज में कहा। तुम्हारे डैडी ने तो तुम्हारी डॉक्टर बनाने के लिए लाखों रुपया खर्च किया है। क्या तुम जानती हो एक डॉक्टर की तैयारी पर गवर्नमेंट कितना खर्च करती है? हाँ, मुझे सब मालूम है, वो कंधे उचकाते हुए बोली। मैंने कहा कि अगर डॉक्टर बनने के बाद तुमने इस प्रोफेशन को हैर आबाद कह दिया या बाकायदा इख्तियार न किया तो एक तरह से तुम बहुत बड़ी ज्यादती की मुर्तकिब होगी। कैसी ज्यादती? उसे हैरत से मेरी जानिब देखा। मैंने कहा कि अगर तुम मेडिकल कॉलेज के लिए अटेम्प्ट ना करती तो आज तुम्हारी जगह कोई और डॉक्टर बन रहा होता, कोई ऐसा स्टूडेंट जो चंद नंबरों की कमी के बायस मेडिकल कॉलेज नहीं पहुंच सका। तुमने एक स्टूडेंट का रास्ता रोका है, यानी उसके मुस्तकबिल को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। पूरी बात सुनने के बाद वो बोली, क्या तुम किसी तबलीगी जमात के साथ भी काम कर चुके हो? मैंने सदफ को नजरअंदाज करते हुए नादिया से पूछा, क्या तुम भी स्टडी कर रही हो? मैं इंग्लिश में मास्टर कर रही हूँ। क्या तालीम मुकम्मल करने के बाद तुम भी कोई सिलाई कढ़ाई का स्कूल खोलने वाली हो, या फिर तुमने भी अमली जिंदगी को सैर तफरी की नजर करना है? मैंने हाथ से तीखे लहजे में दरियाफ्त किया। सदफ ने बताया है कि तुम दोनों बहुत ही हमहयाल और हममिजाज हो। वो गहरी संजीदगी से बोली, आगे चलकर मेरा CSS करने का प्रोग्राम है। मेरे डैडी बहुत ही सख्त हैं, वो सदफ की तरह लावालिपन का मुजाहरा नहीं कर सकती। अगर मैंने सदफ की तरह किसी भी लावालिपन का मुजाहरा किया तो डैडी तो क्यामत खड़ी कर देंगे। अपनी कजन को भी ऐसी ही किसी क्यामत का खौफ दिलाओ, मैंने कहा, और अगर हो सके तो अपने फुफ्फा के कान भी जरूर भरो। मुमकिन है तुम्हारी बात सरमद बुहारी की समझ में आ जाए और वो अपनी चहीती बेटी को समझाने में कामयाब हो जाएं। मेरी इस बात पर सदफ ने घूर कर मुझे देखा। मैंने नादिया से कहा, अब तुम बराए मेहरबानी गाड़ी एक साइड पर रोक दो, मैं आप लोगों को मजीद वक्त नहीं दे सकता। उस वक्त नादिया की नीली शैरड चेयरिंग क्रॉस से गुजरकर रीगल की जाने बढ़ रही थी। एक बात की वजाहत करता चलूं कि मैं अपने होशो हवास में पहली मर्तबा लाहौर आया था और यहाँ की इमारतों, सड़कों और दीगर मकामात के बारे में कुछ नहीं जानता था। अलबत्ता अज़ाबाद थोड़े ही अरसे में मैंने लाहौर के बारे में हर किस्म की मालूमात हासिल कर ली थी। लिहाजा अपनी इस दास्तानी हयात में खुद को लाहौर से शनासा जाहिर करूंगा, अगरचे शनासाई रफ्ता रफ्ता हुई थी। नादिया ने गाड़ी रोके बगैर कहा, यहाँ रीगल के नजदीक ही एक बहुत उम्दा रेस्टोरेंट है, गाड़ी थोड़ी देर के लिए वहां रोकेंगे और फिर कुछ बैठकर थोड़ी देर के लिए खाते पीते हैं, फिर जहां तुम्हारा दिल चाहे चले जाना। नादिया का आइडिया मुझे पसंद आया।
मैं इस वक्त चाय की शदीद तलब महसूस कर रहा था। मैंने खुशदिली से कहा, ओके डन। चंद मिनट बाद हम तीनों पुरसुकून माहौल के हामिल एक मियारी रेस्टोरेंट में बैठे थे। मेरी फरमाइश पर चाय का ऑर्डर दिया गया। चाय के साथ लवाजमात भी जरूरी थे, वो भी मंगवा लिए गए। इस दौरान में हमारे दरमियान हल्की फुल्की गुफ्तगू भी जारी रही। कुछ देर बाद रेस्टोरेंट में 4 अफराद दाखिल हुए और हाल के कोने में एक मेज संभाल कर बैठ गए। मैं सरसरी अंदाज में इन पर एक नजर डालकर अपनी साथियों की तरफ मुतवज्जा हो गया। उन चारों ने हमारी जानिब तवज्जो न दी। मेरी तरह नादिया और सदफ ने भी नौवारिद अफराद को देख लिया था और नादिया उनके आने पर कुछ बेचैन सी हो गई थी। मैंने उसकी बेचैनी को खास तौर पर नोट किया और कहा, क्या बात है नादिया, तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? कुछ नहीं, वो कनखियों से उन चारों की तरफ देखते हुए बोली। सदफ ने कहा, कुछ तो है नादिया, मैंने भी महसूस किया है। अचानक तुम मुस्तरिब और घबराई हुई लगने लगी हो। बात खत्म करते ही सदफ ने भी उस मेज की तरफ देखा जहां वो चारों बैठे हुए थे। नादिया की बेकैफी का ताल्लुक उन चारों लोगों से था। मैंने उन चारों की जानिब इशारा करते हुए नादिया से पूछा, क्या तुम इन चारों की वजह से परेशान हो गई हो? चारों नहीं, सिर्फ एक की वजह से। कौन एक? सदफ ने इस्तफसार किया। वो बोली, सिकंदर। इन चारों में सिकंदर भी मौजूद है। ओह, सदफ ने एक तवील सांस खारिज करते हुए कहा, वही सिकंदर ना जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था कि वो एक MPA लाला बशीर का बिगड़ा हुआ बेटा है और तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। नादिया ने इस बात में सर हिलाने पर इत्तफा किया। सदफ ने पूछा, इन चारों में सिकंदर कौन है? वो जिसने सुर्ख टी-शर्ट पहन रखी है। तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं नादिया, सदफ ने गंभीर आवाज में कहा। आज हम इस लाला के बच्चे को छठी का दूध याद दिला के रहेंगे। फिर वो मेरी जानब देखते हुए नादिया से बोली, मैं तुम्हें वजदान के कारनामों से आगाह कर चुकी हूँ। जयपुर के अखबारात इसकी खबरों के साथ इसकी सलाहियतों का तस्करा भी बतौर हास करते रहे हैं और तुम तो जानती हो कि मेरा हाफसा किस बला का है। मैं इन खबरों की जुजियात को अब भी भूल नहीं पाई हूँ। वजदान मार्शल आर्टिस्ट और योगा का बहुत बड़ा माहिर है। योगा की मशक़ें करते हुए तो मैंने इसे खुद अपनी आंखों से देखा है। मेरे जहन में फौरन वो सुबह ताज़ा हो गई जब साउथ के करीब एक खूबसूरत पार्क में मैंने योगा की चंद मशक़ें की थी और मैं और कबीर शाह डिफेंस के एक बंगले में जबरदस्त मारामारी के बाद वापस साउथ पहुंचे थे। बंगला गरबी B38 से मियां जाहिद हुसैन हमें झुल देकर फरार होने में कामयाब हो गया था। ताहम जमाल और भोलानाथ अपने इबरतनाक अंजाम से दो चार हुए थे। ये ख्यालात एक लम्हे के लिए मेरे जहन से गुजर गए। मैं सदफ की हाजिर दिमागी मुशाहदे और हाफसे को मान गया। वो हमारी पहली मुलाकात थी और मुलाकात भी चंद लम्हों की, मगर उस मुलाकात का एक एक स्टेप उसके जहन में महफूज था। मैंने एक और बात खास तौर पर नोट की और वो ये कि नादिया सिकंदर की आमद से खासी डिस्टर्ब बल्कि खौफजदा हो गई थी, लेकिन सदफ पर इसका मुतलक असर नहीं हुआ। वो पहले की तरह खशाश बशाश थी, बल्कि चाको चुबंद थी। बल्कि थोड़ी देर कबल उसको जिस संजीदगी ने अपने हिसार में ले रखा था, अब वो कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। उसके अंदाज में शोही सी धराई थी। या तो वो इतनी ही बाहौसला और पुरएतमाद थी, या फिर वो मेरी मौजूदगी में हर खौफ और चिंता से बेनियाज हो चुकी थी। शायद हमारी इस मानीहेज और गंभीर गुफ्तगू का तासर उनकी मेज तक भी पहुंच गया था। मैंने सिकंदर और उसके आवारा नौजवान दोस्तों को वहां से उठकर हमारी जानब आते देख लिया। उसने जीन्स पर सुर्ख टी-शर्ट पहन रखी थी। 6 फुट कद और सेहत काबिले रश्क थी। उसके बाजू की मछलियों को देखकर पहली नजर में अंदाजा हो जाता था वो बाकायदगी से बॉडी बिल्डिंग करता रहा होगा। हमारे करीब आकर उसने बारी बारी हम तीनों पर एक निगाह डाली, फिर नादिया से मुखातिब होते हुए बोला, मैं इधर से गुजर रहा था, इस रेस्टोरेंट के बाहर तुम्हारी गाड़ी खड़ी देखी तो तुम्हें देखने अंदर चला आया। भाई, हमने अपनी गाड़ी का ऐसा नंबर लिया है कि नजर पड़ते ही इंसान चौंक उठता है। फिर उसने बड़े ही भोंडे अंदाज में सदफ की और नादिया की नीली शेरड का नंबर दोहराया, 911। स्टेट्स में 911 इमरजेंसी पुलिस कॉलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तुम भी किसी इमरजेंसी से कम नहीं हो। बात खत्म करते ही उसने बेहुदा अंदाज में एक नीचा कहका लगाया। यहाँ तक उसकी बात दुरुस्त थी कि 911 फोन नंबर अमेरिका में फौरी मदद के हसूल के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इस बात में सच्चाई होती तो वो रेस्टोरेंट में दाखिल होने के बाद सीधा हमारी तरफ आता। वो चारों बड़ी ही बेपरवाही से अंदर आकर एक मेज के गिर्द बैठ गए थे और मेज चूंकि मेरी नजर के बिल्कुल सामने थी, इसलिए मैंने उनकी एक एक हरकत को नोट कर लिया। अभी चलने में पहले सिकंदर की अचानक नादिया की जानब देखकर मैं चौंका था। उसके बाद ही वो उठकर हमारी तरफ बढ़ा था। नीली शेरड
और 911 का हवाला उसने फ्लूक में दिया था, जो बिल्कुल इत्तेफाक से दुरुस्त था। मज़कूरा गाड़ी रेस्टोरेंट से बाहर मौजूद थी। नाजिया जुज़बुज़ होते हुए बोली, मैं इस वक्त अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ हूँ, तुम ये बेहूदगी बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। मोअज़्ज़ज़ मेहमान, वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में बोला, फिर मेरी जानिब इशारा करके नादिया से पूछने लगा, ये पंछी कहाँ से पकड़ा है तुमने? स्टूपिड, यू ब्लडी, नादिया गुस्से से बोली। नो नो, वो बच्चों की तरह उसे पिचकारते हुए बोला, अंग्रेजी में मास्टर्स करने का हरगिज ये मतलब नहीं कि तुम हर जगह गिट पिट करती फिरो। बात खत्म करते ही उसने बड़ी ही बदतमीजी से अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और नादिया के गाल को छूने की नाकामयाब कोशिश की। नाकामयाब इसलिए कि उसका हाथ हरकत में आते ही मेरे तन बदन में एक आग सी भर गई थी। फिर इससे पहले कि मैं उसे कोई यादगार सबक सिखाने के लिए अपनी जगह से जुम्बिश करता, मेरी आंखों ने एक तखय्युर हेज मंजर देखा। सदफ का दायां हाथ बिजली की सूरत से हरकत में आया। वाकई मेरी निगाह में एक बिजली सी कूंदी थी। पलक झपकने से कबल सदफ के हाथ ने सिकंदर के आगे बढ़े हुए हाथ को एक तरफ झटका दिया और फिर एक धुआंधार पंच उसकी नाक पर पड़ा। सदफ ने राइट ब्लॉक के बाद लेफ्ट स्ट्रेट पंच चला दिया था। सदफ के पंच में तूफानी ताकत थी। सिकंदर जैसा हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर लड़खड़ाकर पीछे की जानिब हट गया। बेहतियार उसका हाथ नाक पर चला गया। सदफ ने एक पंच पर ही इक्तफा नहीं किया, बल्कि सिकंदर की नाक पर सलामी देते ही वो कुर्सी खींचकर उठ खड़ी हुई और फिर दोनों हाथ मेज पर टिकाकर उसने किसी जिम्नास्ट की तरह अपनी बॉडी को हवा में झुलाया और उसकी डबल किक जख्मी सिकंदर के थोबड़े पर पड़ी। वो आने वाहद में पुश के बल जमीन पर जा पड़ा। सदफ की इन लम्हाती हरकत ने मुझे बता दिया कि वो मार्शल आर्ट्स में महारत रखती थी। ये लड़की मुझे हैरान करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए एक तवील सांस खारिज की। वो एक लम्हे को उछलकर मेज से कूद गई थी। सिकंदर मेज से उठकर खड़ा ही हुआ था कि सदफ ने उसके सीने पर एक जोरदार फ्रंट किक रसीद कर दी। उसे अपने ते एक हाई किक चलाई थी, लेकिन दोनों की कामत में वाजिया फर्क होने के सबब सदफ का पांव सिकंदर के सीने तक ही पहुंच पाया। सदफ का कद 5 फुट से ज्यादा नहीं था। उसके भरभरे वजूद में बिजली भरी हुई थी। सदफ की किक खाने के बाद सिकंदर एक कदम पीछे हटा, फिर उसे बड़े ही वहशियाना अंदाज में सदफ को राउंड हाउस किक मारी। सदफ ने एक स्टेप अंदर आकर किक को ब्लॉक किया। उसके साथ ही दोनों हाथों का पुश उसके डायफ्राम पर रसीद कर दिया। इस अटैक के नतीजे में सिकंदर को पीछे हटना पड़ा। उसके बैक फुट पर जाते ही सदफ ने एक भरपूर साइड किक उसके पेट पर रसीद कर दी। सिकंदर एक मरतबा फिर चारों हाने चित रेस्टोरेंट के पुख्ता फर्श पर पड़ा था। सदफ की कारकर्दगी मेरे लिए इत्मीनान बख्श थी। मैंने अपनी करीब बैठी नादिया से कहा, तुम्हारी कजन वाकई गलत शोबे में चली गई है। इसे मेडिकल फील्ड में नहीं बल्कि मार्शल फील्ड में होना चाहिए था। वो सहमे हुए लहजे में बोली, वजदान में जानती हूँ सदफ एक अच्छी मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन रेस्टोरेंट में इसे कोई फड्डा मोल नहीं लेना चाहिए था। सिकंदर के साथ और भी लड़के हैं और वो तीनों बड़े ही बापू के बेटे हैं। हाँ वहाँ कोई मुसीबत खड़ी ना हो जाए। तुम इन चारों से खौफजदा हो या उनके बापू के असरो रसूल से? वो बोली, उनके बापू से तो मेरा बाप निबट लेगा। मुझे डर है अगर सिकंदर के साथी भी सदफ पर पल पड़े तो बड़ी ही गड़बड़ हो जाएगी। मुझे दंगा फसाद और लड़ाई झगड़े का कोई तजर्बा नहीं। मैंने ठोस लहजे में कहा, फिलहाल तो मुकाबला 1 to 1 चल रहा है और सदफ सिकंदर पर भारी पड़ रही है। अगर उसके साथ ही बीच में कूदे तो मैं उन्हें भी देख लूंगा। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। नादिया कदरे मुतमईन नजर आने लगी। रेस्टोरेंट में हमारे अलावा दर्जन अफराद और भी मौजूद थे, जिनमें मर्द और जन की तादाद बराबर थी। वो सब इस लाइव टेलीकास्ट को बड़ी ही दिलचस्पी से देख रहे थे। अलबत्ता रेस्टोरेंट का मैनेजर खास बाहता और परेशान नजर आता था। सिकंदर जल्दी से उठकर सदफ के मद्दे मुकाबल खड़ा हो गया। फिर उसे नफरत अंगेज अंदाज में सदफ को एक नाकाबिले अशात गाली दी। सदफ के हाथ पांव मिकान के अंदाज में हरकत में आ गए और फिर वो किसी फिरकी की मानंद अपने जिस्म को हरकत देते हुए सिकंदर पर लात और मुक्के बरसाने लगी। उसके स्टेप्स से जाहिर होता था मार्शल आर्टिस्ट होने के साथ साथ वो जिम्नास्टिक में भी हासी महारत हासिल रखती है। अपने हाथ पांव की नपी तोली जरबों से उसने हरीफ का कबाड़ा कर दिया। उसके साथियों को जोश आ गया। वो तीनों तैश के आलम में उठे और भागते हुए सदफ की जानिब बढ़े, लेकिन मैं उनके रास्ते में एक दीवार बन गया। मैंने आगे बढ़कर एक के पेट में घुटना रसीद किया, दूसरे के मुंह पर कोहनी मारी और तीसरे को अपने कंधे के ऊपर से गुजार कर दूर उछाल दिया। वो दराज का मत दुबला पतला नौजवान हवा में प्रवास करते हुए एक मेज की टॉप पर गिरा।
उस मेज पर एक जोड़ा मौजूद था। वो हड़बड़ाकर उठ गए। लड़की के हलक से तो एक सुरीली चिरीख भी बरामद हुई। मेज हासी मजबूत साबित हुई, ताहम उस पर रखे हुए बर्तन अपनी अपनी असल के मुताबिक आवाज पैदा करते हुए रेस्टोरेंट के फर्श पर इधर उधर बिखर गए। मैंने एक नजर अपने मजरूह शिकार पर डाली। उसकी कमर में शदीद चोट आई थी। वो मेज की टाप पर पड़ा करा रहा था। उसी वक्त मुझे अपनी गर्दन पर किसी के दबाव का लम्स महसूस हुआ। मुझे गाफिल पाकर कोहनी खाने वाले नौजवान ने मेरी गर्दन को अपने बाजू में कसने की कोशिश की थी, जिसके पेट में मैंने घुटना रसीद किया था। वो भी उठकर तेजी से मेरी जानिब बढ़ा। मैंने अपने अकब में मौजूद हरीफ के बाजू और अपनी गर्दन के दरमियान हाथ फंसाया और दोनों पांव फिजा में बुलंद करते हुए एक डबल जर्की किक सामने से आने वाले के सीने पर सब्त कर दी। इस डबल किक में किसी वजनी हथौड़े जैसी जरब पोशीदा थी। सीने पर किक खाने वाला तोप में से निकले हुए गोले की मानिंद बैक गियर में सफर करते हुए दूर तक लड़खड़ाता चला गया। इस किक की तकमील के साथ ही मैंने अपनी पुश पर मौजूद शख्स के बाजू को गिरफ्त में लिया और अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हुए उसे थ्रो मार दिया। वो मेरे सर के ऊपर से होते हुए मेरे सामने फर्श पर गिरा। थ्रो अगरचे पूरी टेक्निक के साथ मारा जाए तो अपने से 10 गुना भारी शख्स को भी जमीन पर पटहा जा सकता है। मुझसे पिटने वाला शख्स भी उठकर खड़ा नहीं हो पाया था कि सिकंदर धड़ाम से उसके ऊपर आ गिरा। सदफ ने भी थ्रो ही का कोई अंदाज इस्तेमाल करते हुए सिकंदर को यहाँ तक पहुंचाया था। उसके साथ ही वो खुद भी लपक कर जाए वकुआ पर पहुंच गई। मैंने कहा कि सदफ हरीफों का तबादला फाइट के लुत्फ को दुबाला कर देता है। तुम सिकंदर को मेरे लिए छोड़ दो और उन दोनों की तरफ चली जाओ। उसके साथ ही मैंने मेज पर पड़े और कराते हुए शख्स की जानिब इशारा भी कर दिया। वो गहरी संजीदगी से असबात में सर हिलाते हुए मेरी बताई हुई समत की जानिब बढ़ गई। उसी वक्त मैंने अपने पांव के नजदीक एक हरकत महसूस की। सिकंदर ने मेरे टहनों को गिरफ्त में लेते हुए मुझे गिराने की कोशिश की थी। वो मेरे पांव को इतने जोर से झटका दे चुका था कि अगर मैं बरवक्त कार्रवाई न करता तो मेरा जमीन बोस होना लाजमी था। मैंने अपने कदमों पर खड़े खड़े हवा में जंप की और बड़ी ही तेज रफ्तारी से बैक समरसाल्ट लगा दिया। सिकंदर के दोनों हाथ मेरे पांव के साथ फिजा में बुलंद हुए। वो मेरे टहनों पर गिरफ्त कायम न रख सका और मेरे पांव उसकी ठोड़ी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाकर समरसाल्ट की तकमील के लिए रवाना हो गए। सिकंदर एक तेज चीख के साथ पीछे को उलट गया। सिकंदर मार्शल आर्टिस्ट होने से नाबलद नहीं था। मैंने सदफ के मुकाबले उसे हाथ पांव चलाते देखा था, लेकिन इस गम का कोई इलाज नहीं था कि उसका वास्ता मुझसे पड़ गया था। मेरे हिस्से में आने वाला दूसरा शख्स भी मार्शल आर्टिस्ट था और मार्शल आर्ट्स को खूब जानता था। अलबत्ता सदफ ने अब जिस तरफ रुख किया था वो दोनों स्ट्रीट फाइटर और देसी किस्म के फाइटर थे। वो दोनों बैक वक्त मुझ पर हमलावर हुए, एक दाएं से और दूसरा बाएं से। उन्होंने मुझ पर राउंड हाउस किक्स चलाई। मैंने बड़ी ही सुरत से अपने बाजू को कलाम में लाते हुए आउटर ब्लॉक किया, फिर सिकंदर के मुंह पर एक क्रीसेंट मारी। ये लेफ्ट क्रीसेंट किक थी। जैसे ही मेरा पांव जमीन पर आया मैंने घूमकर एक व्हील किक चलाई जो सीधी जाकर दूसरे मध्य मुकाबल की कोहनी पर लगी। वो दोनों हाथों से सर को थामकर झूमने लगा। व्हील किक बड़ी ही खतरनाक किक है। ये ग्राउंड हो या फ्लाइंग, हर सूरत में अपने टारगेट का सवा सत्यानाश मार कर रख देती है और खास तौर पर सर में लगने वाली चोट तो मध्य मुकाबल को जमीन चाटने पर मजबूर कर देती है। मुझसे कोहनी और कनपट्टी पर किक खाने वाला थोड़ा झूमा, लड़खड़ाया और फिर अनाज की बोरी की मानंद धप से जमीन पर जा गिरा। उसके बेहिस्सो हरकत जिस्म को देखकर अंदाजा होता था वो कुछ अरसे के लिए फर्श नशीन ही रहेगा। मैं सिकंदर की जाने मुतवज्जा हो गया। वो बड़े ही होनहार अंदाज में मुझ पर झपटा। पैदर पह पहुंचने वाली चोटों ने उसके मार्शल आर्ट्स की सिट्टी गुम कर दी थी। उसके जारहाना अंदाज में कहीं भी मार्शल आर्ट्स की झलक नहीं दिखाई दे रही थी। उसे आगे बढ़कर मेरे चेहरे पर अपने मुक्के का निशाना लगाना चाहा। मैंने नेक जर्क से चेहरे को बचाया। उसे दूसरा मुक्का मेरे सीने पर मारा, फिर दोनों बाजू के घेरे में मुझे मुक़य्यद करने की कोशिश की। मैंने उसके फैले हुए बाजू का घेरा मुकम्मल होने से पहले ही बड़ी सुरत से उसकी कलाइयों को अपने हाथों की आहनी गिरफ्त में जकड़ लिया और फिर एक झटके से बाहर को मरोड़ दिया। इस अमल में सिकंदर का सीना खुल गया। अभी वो कलाइयां मुड़ने की तकलीफ को पूरी तरह महसूस भी नहीं कर पाया था कि उसके खुले हुए सीने पर मैंने फ्रंट थ्रस्ट किक मारी। उसके साथ ही मैंने उसकी कलाइयों को भी आजाद कर दिया। थ्रस्ट किक में
एक खौफनाक धक्का पोशीदा था। फिर सिकंदर की कलाइयां आजाद होती हैं। उसके धक्के के असरात में भी कई गुना इजाफा हो गया था। वो हवा में पसपा होते हुए सदफ के नजदीक पहुंच गया। उसी लम्हे मुझे सदफ की तरफ ध्यान देने का मौका मिला। उसने पस्ता कामन स्ट्रीट फाइटर को लंबा लटा दिया था और दराज कर दुबले पतले हरीफ से नबर्द आजमा थी। ये शख्स पहले ही मेज से टकराकर अपनी कमर पर शदीद चोट खाए बैठा था। इससे निपटने में सदफ को ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आ रही थी। सदफ को अपने नजदीक देखकर सिकंदर पर जुनून सवार हो गया। वो उसके लिए दुश्मन अव्वल का दर्जा रखती थी। सदफ ही ने इससे गर्म जंग का आगाज किया था। सिकंदर ने आओ देखा न ताओ एक कुर्सी उठाई और उसे बड़े ही वहशियाना अंदाज में सदफ के सर पर दे मारा। उसी लम्हे नादिया के हलक से एक दहशतनाक चीख खारिज हुई और उसे दोनों हाथों से सर थामते हुए आंखें बंद कर ली। उसकी दानास्त में सिकंदर के हाथ में मौजूद कुर्सी ने सदफ की खोपड़ी चटहा दी थी, मगर हकीकत इसके बरक्स थी। सदफ की फुर्ती, बरवक्त फुर्ती ने एक लम्हे के लिए भी मुझे भी साकत कर दिया। जैसे ही सिकंदर ने कुर्सी को फिजा में बुलंद किया, सदफ फ्रंट रोल करते हुए मेज के ऊपर से गुजर गई। कुर्सी सदफ की खोपड़ी की बजाय मेज पर लगी और उसके अज़ा चारों जानब बिखर गए। सिकंदर ने अपनी नाकामयाबी पर झंझलाकर सदफ को एक गैर अहलाकी लकब से नवाजा और फिर गुर्रा कर उसकी जानिब बढ़ा। सदफ रोलिंग के बाद उठकर खड़ी हो चुकी थी। उसने अंधे बैल की मानित अपनी जानिब बढ़ते हुए सिकंदर को डांच दिया। वो अपनी ही झोंक में आगे बढ़ गया। सदफ ने बड़ी ही टेक्निक से नीचे बैठकर उसके पांव में अपनी टांग फंसा दी। सदफ की इस हाफ स्वीप ने बड़ा ही उम्दा काम दिखाया। सिकंदर तूफानी रफ्तार से मुंह के बल रेस्टोरेंट के पुख्ता फर्श पर गिरा। उस वक्त सिकंदर के दुबले पतले साथी ने अपने लिबास में से एक खतरनाक पिस्टल निकालकर सदफ को निशाने पर रख लिया और वहशतनाक अंदाज में गुराया, एक कदम भी आगे न बढ़ाना वरना मैं गोली चला दूंगा। सदफ स्टिल हो गई। रेस्टोरेंट में मौजूद हर शख्स को गोया सांप सूंघ गया। थोड़ी देर पहले वो बड़ी ही दिलचस्पी से ये फाइटा फाइटी देख रहे थे, लेकिन पिस्टल की रोनुमाई के बाद उनके चेहरे सरासिमगी की लपेट में आ गए। मैंने पिस्टल बरदार पर एक तज्जियाती निगाह डाली और पलक झपकने में भांप लिया कि वो फायरिंग का इरादा नहीं रखता था। उसकी आंखों में फरार की ख्वाहिश हलकोरे ले रही थी। शायद वो सदफ को धमकाकर वहां से रफू चक्कर होने के चक्कर में था। सदफ ने अपने चेहरे से यूं जाहिर किया जैसे वो उसकी धमकी में आ गई, मगर दूसरे ही लम्हे उसने वो हरकत की जिसकी मैं तवक्को नहीं कर रहा था। यकीनन उससे मुसल्लह शख्स के अज़ाइम उसकी आंखों में पड़ लिए थे, वरना वो इतना बड़ा रिस्क ना लेती। वो सहम कर बड़े ही बुज़दिलाना अंदाज में एक कदम पीछे सरकी। फिर उसने अपने दाएं पांव के नजदीक पड़ी हुई एक कुर्सी उठाकर उसे जोरदार ठोकर मारी। कुर्सी फुटबॉल की मानित ठोकर खाकर हवा में उछली और सीधी पिस्तौल बरदार की जानिब परवाज कर गई। अगले ही लम्हे सदफ उचक कर उसके पास पहुंच गई। एक नरमो नाजुक 5 फुट की हसीन और जमील लड़की से इस किस्म की मर्दाना हरकत के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। सदफ साबित कर रही थी कि वह ऐसी कुर्सियों और मेजों को अपने पांव के ठोकरों में उड़ाने का हौसला रखती थी। मार्शल आर्ट्स में ये मरहला बहुत देर से आता है और खासतौर पर लड़कियां इन दिक्कत अमेज कठिनाइयों में नहीं पड़ती। कुर्सी सीधी जाकर पिस्टल पर लगी। उससे पहले पिस्तौल बरदार बौखलाहट में सदफ के लिए हमले की राह हमवार कर चुका था। कुर्सी को अपनी जानब आते देखकर बचाव के अंदाज में उसके दोनों हाथ फिजा में बुलंद हुए। इस दौरान वो ये बात भूल गया था कि उसके एक हाथ में पिस्टल भी मौजूद है। उसे अपने चेहरे को बचाने के लिए ऐन फितरी अंदाज से रद्द अमल का मुजाहरा किया था। सदफ ने उसके उठे हुए हाथों की परवाह किए बगैर आगे बढ़कर उसके पेट, सीने और चेहरे पर मुक्कों की बरसात कर दी। कुर्सी के खौफनाक टकराव के सबब पिस्टल उसके हाथ से छूट चुका था। सदफ के पै दर पै हमलों ने चंद लम्हों में उसे अदमुआ कर दिया। उसकी कमर पहले ही शदीद जख्मी थी। वो देखते ही देखते जमीन बोस हो गया। उसी वक्त रेस्टोरेंट के बाहर पुलिस के महसूस सायरन की आवाज उभरी। अगले ही लम्हे रेस्टोरेंट के दरवाजे के करीब किसी भारी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। फिर 4 गन बरदार पुलिस वाले रेस्टोरेंट में दाखिल हो गए और उन्होंने आते ही वहां मौजूद हर शख्स को हैंड्स अप कर दिया। इन चारों में एक ओहदे के लिहाज से सब इंस्पेक्टर था, बाकी 3 कांस्टेबल रैंक के थे। सब इंस्पेक्टर के हाथ में रिवॉल्वर था, जबकि बाकी तीन पुलिस एहलकारों ने क्लाशनकोव्स उठा रखी थी। वो किसी इत्तेफाक से इधर नहीं आ निकले थे, बल्कि उन्हें बाकायदा फोन करके रेस्टोरेंट में पेश आने वाले हालात से आगाह किया गया था और यह हरकत रेस्टोरेंट के मैनेजर के सिवा और किसी की नहीं हो सकती थी। पुलिस की आमद के बाद वही बढ़ चढ़ कर बोलने लगा। हमारी मसरूफियत के दौरान में उसे पुलिस को बुलाने का मौका मिल गया था।
पुलिस वालों ने जाए फसाद का तफसीली जायजा लिया और रेस्टोरेंट के मैनेजर समेत हम सबको पुलिस स्टेशन चलने का हुक्म सादर कर दिए। मैंने सब इंस्पेक्टर को मुखातिब करते हुए कहा, ऑफिसर, रेस्टोरेंट का मैनेजर इस वाक़े का ऐनी शाहिद है, आप इससे पूछ सकते हैं, हम कसूरवार नहीं। इन्हीं बदमाशों ने हमें हाथ उठाने पर मजबूर किया था। कौन बदमाश है और कौन शरीफ, इसका फैसला तो थाने चलकर ही किया जाएगा। एसआई ने सख्त लहजे में कहा, हम मैनेजर को भी तुम लोगों के साथ ही लेकर जा रहे हैं, जो भी बयान देना है वही चल कर देना। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।